Well, now in this video, we are going to study about the article 1.4.2. This is electromagnetic force. So we are going to study about the electromagnetic force. So देखिए कि electromagnetic force है ना, it is the force between two charged particles. आप दो चार्ज पार्टिकल को लीजिए और उन दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि वैन चार्जेस आर एट रेस्ट, यदि दोनों चार्जेस रेस्ट में होते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये केस देख सकते हो नीचे, चार्जेस Q1 एंड Q2 बोथ आर एट रेस्ट, देन द फोर्स बिटवीन दिस टू चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। और ये देखिए, आप यहाँ देख लीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। आप एरो को ध्यान से देखिए, ये दोनों अनलाइक विपरीत चार्जेस हैं और एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। और इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/4πε0, जो एक कांस्टेंट हो जाएगा जिसकी वैल्यू रहेगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो दिस इज Q1 Q2, ये चार्ज कितना है Q1 और इनटू ये चार्ज कितना है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका आप यहाँ स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो दोनों चार्ज हैं वो सेम हो जाएं, लाइक चार्जेस हो जाएं, एक जैसे चार्जेस हो जाएं, तो आप थोड़ा ये डिफरेंस देखेंगे कि जो एरो की डायरेक्शन है वो बाहर की ओर है, मतलब ये जो दोनों चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो हमें कह सकते हैं कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बट फार्मूला को ध्यान से देखें, आप इस फार्मूला को ध्यान से देखें और इस फार्मूला को ध्यान से देखें, तो दोनों में समानता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं उनमें फोर्स अट्रैक्टिव होता है, बट जो लाइक चार्जेस होते हैं उनमें फोर्स रिपल्सिव होता है, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। आप तीसरा एग्जांपल दे सकते हैं, यदि मान लो दोनों जो लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे चार्जेस हैं, वो नेगेटिव हैं, तब भी उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, आउटवार्ड फोर्स होगा, और उसका मैग्नीट्यूड फिर सेम रहेगा, F = 1/4πε0, दोनों चार्जेस का मल्टीपल और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब ये तो बात रही कि यदि आपके दोनों चार्जेस रेस्ट में हैं तो उनका जो फोर्स है वो कैलकुलेट किया जाएगा बाई कूलम्स लॉ। ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज मोशन में हो, तो जब चार्ज मोशन में होता है तो व्हेन चार्ज विल स्टार्ट मूविंग बट विल हैपन देन, चार्ज जब मूव करता है ना तो उससे करंट आता है। इसके लिए हमने यहाँ लिख दिया वेलोसिटी बी वेक्टर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हेन चार्ज विल स्टार्ट मूविंग इट लीड्स टू करंट, इससे करंट आएगा। और आप +2 में पढ़ेंगे डिटेल में, एक करंट कैरिंग वायर, यदि आपके एक कंडक्टर है जिसके बीच में करंट फ्लो कर रहा है, इट विल क्रिएट द मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड दैट वायर, तो उसके किनारे एक मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड हो जाएगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये एक मैग्नेटिक फोर्स पैदा करेगा, इट विल क्रिएट मैग्नेटिक फोर्स। तो वी कैन से कि यदि चार्जेस रेस्ट में होते हैं और यदि चार्ज मोशन में होते हैं तो they will create the electric effect as well as magnetic effect. So these electric and magnetic effects are inseparable. आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को अलग नहीं कर सकते, इसलिए हम इसका नाम देंगे नॉट इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, वी विल नेम्ड इट एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दोनों इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि उनको अलग नहीं किया जा सकता। सो दैट इज़ द रीज़न भाई दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो हमने इससे पहले पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने पढ़ा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना वो लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, बहुत दूर दूर तक वो काम करता है। तो इसी तरीके से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी है कि ये भी ओवर द लार्ज डिस्टेंसेस काम करता है, बहुत दूर तक काम करता है, और इसके बीच में इंटरवीनिंग मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मतलब एक दो चार्जेस के बीच में मीडियम है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, बस चार्जेस का होना मैटर करता है। एक चार्ज आपने यहाँ रख दिया, एक चार्ज यहाँ रख दिया, अब इसके बीच में मीडियम है या नहीं है इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट है, हम यदि चलें तो इलेक्ट्रिक फोर्स, या हम एक एग्जांपल से बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने दो प्रोटॉन ले लिए जी, हम इसको डिटेल में अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। हमने दो प्रोटॉन ले लिए और उनके बीच में हमने ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कैलकुलेट किया और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैलकुलेट करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ना वो 10⁻36 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता है। अभी आप देखते हैं कि जैसे आप पत्थर आसमान की ओर फेंकते हैं तो पत्थर नीचे आ जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। बट यदि प्रैक्टिकली हम देखें, कोई एक एग्जांपल लेके देखें, जैसे फॉर एग्जांपल दो प्रोटॉन का यहाँ एग्जांपल लिया हमने,
तो हम ये देखते हैं कि उनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत वीक होता है, बट उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है और 10⁻36 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता है। हमने इससे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। दो मास आप ले लीजिए, एक मास हो गया हमारे पास m1 और दूसरा मास हो गया हमारे पास m2, और इन दो मासेस के बीच में लगने वाला जो सेंट्रल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। दिस इज Gm1m2/r²। दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो अट्रैक्टिव कब होगा, जब अनलाइक चार्जेस होंगे, जैसे एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया। और रिपल्सिव कब होगा, जब दोनों या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बीच में डिफरेंस है। इन शॉर्ट, यदि मान लो एग्ज़ाम में आपको सवाल आता है तो आपको कहा जाएगा कि भाई आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में कुछ लिखिए। तो एक छोटा सवाल आपसे आ सकता है, तो आपके लिए आ सकता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि देखिए, जो हम इन शॉर्ट समराइज फॉर्म में लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, इट एक्ट्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं। सो ये इट इज़ अट्रैक्टिव फॉर द अनलाइक चार्जेस। यदि चार्जेस अलग अलग होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, तब तो वो अट्रैक्टिव होगा। बट यदि सेम होंगे, लाइक चार्जेस होंगे, चाहे प्लस प्लस हो जाए, माइनस माइनस हो जाए, तो वो रिपल्सिव हो जाएगा। फिर हमने आपको ये पहले बता दिया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को आप अलग नहीं कर सकते, इनसेपरेबल रहेंगे वो। इसलिए हम इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रखते हैं। और चौथी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ओवर द लार्ज डिस्टेंसेस। ये भी हमने पढ़ा कि ये बहुत दूर दूर तक काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह, और इसके बीच में किसी इंटरमीडियम मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हमने किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। अब हम यहाँ देखते हैं, देखिए आपके पास दो हो गए प्रोटॉन्स। ये हो गया प्रोटॉन का मास, mp इज़ द मास ऑफ द प्रोटॉन, और ये आपके पास आ गया दूसरा प्रोटॉन। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, ये दूसरा प्रोटॉन आ गया। दोनों प्रोटॉन्स के बीच का कोई जो डिस्टेंस है ना, वो r आ गया, फिक्स कर दिया आपने, इसको हिलाना जुलाना नहीं है। अब यदि आप यहाँ से ना ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करें तो उसको हम लिख देंगे, इट इज़ g मास ऑफ द फर्स्ट प्रोटॉन एंड मास ऑफ द सेकेंड प्रोटॉन, और दोनों के बीच का जो फिक्स डिस्टेंस है, जितना भी आप फिक्स करके रखें वो रख सकते हैं। तो यहाँ हम पैरामीटर्स लिख देते हैं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना, 1.67 क्रॉस 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये आपके लिए असाइनमेंट हो जाएगी। और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू रहेगी 6.67 क्रॉस 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो इन वैल्यूज़ को आप रखें, आर को कोई आप फिक्स रख लें, कोई एक डिस्टेंस फिक्स रख लें 1 मीटर। आप इसको कैलकुलेट करें, उसके बाद आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करें। तो यहाँ जो कांस्टेंट आएगा इस केस में रहेगा 1/4πε0। तो चार्ज Q1 ऑन द प्रोटॉन, दिस इज पॉजिटिव, Q2 ऑन द प्रोटॉन, दिस इज पॉजिटिव, एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो यहाँ आप डिस्टेंस 1 मीटर ही रहने दें। तो यहाँ जो 1/4πε0 की वैल्यू होगी ना, वो होगी 9 क्रॉस 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जो Q1 की वैल्यू होगी वो आप लिख सकते हैं, चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज़ 1.6 क्रॉस 10⁻19 कूलम। तो दोनों का सेम रहेगा, और जो डिस्टेंस बिटवीन द टू है वो फिर फिक्स रहेगा। आप यदि इनको कैलकुलेट करते हैं, खुद आप करके देख लें, अपने लिए असाइनमेंट ले लें, आप ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो 10⁻36 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा आएगा। तो ये कंक्लूज़न आप निकाल सकते हैं। फिर आपको पता चल जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और जो लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स होने का मतलब है कि जब आप दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस लेते हैं तो आपको सेंटर से सेंटर तक लेना पड़ेगा। ये सेंटर से सेंटर तक काम करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट 1.4.2 electromagnetic force. Thank you very much.